नमस्कार साथियों, शारदा बाल निकेतन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद सिसोदिया और हम अध्याय पढ़ रहे थे पाचन तंत्र के बारे में। पिछली क्लास के अंदर हमने बताया था कि पाचन होता क्या है। उसके बाद में हमने ये भी बताया कि पाचन तंत्र का एक फ्लो चार्ट बनाया था जिसमें पाचन तंत्र के दो भाग आहार नाल और पाचन ग्रंथियों के बारे में चर्चा करी। फिर फ्लो चार्ट के दौरान हमने बताया कि पाचन तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं, आहार नाल के कौन कौन से भाग होते हैं और जो पाचन ग्रंथियां होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो ये सारी चर्चा हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। आज हम बात कर लेते हैं जो पाचन तंत्र का पहला भाग था आहार नाल, जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं आहार नाल के बारे में। आहार नाल जिसे हम पोषण नाल भी कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। ये जो होती है यह आहार नाल एक पेशीय नलिकाकार व कुंडलित संरचना होती है। आगे बात समझ में, पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि आहार नाल पेशीय नलिकाकार तथा कुंडलित संरचना होती है। हम आपको पहले ये भी बता चुके हैं कि जो आहार नाल होती है वह मुख से लेकर कहां तक फैली होती है, मुख से लेकर कहां तक फैली रहती है, गुदा तक फैली हुई रहती है। इसके अलावा जो कल की क्लास थी मैंने उसमें ये बताया था कि इसकी जो कुल लंबाई होती है वह लगभग कितनी होती है, लगभग 9 मीटर लंबी होती है। 9 मीटर लंबा मतलब कम से कम 2 से 3 जो मंजिला मकान होता है उसकी हाइट लगभग 9 मीटर होती है। तो सोचिए हमारा शरीर जो खुद ही 1.5 मीटर जितना लंबा होता है उतना भी नहीं होता है और हमारे शरीर के अंदर 9 मीटर लंबी नलिका के रूप में ये पाई जाती है। अब जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उस समय इस आहार नाल में शिथिलन होने के कारण इसकी जो लंबाई होती है वह 1 से 1.5 मीटर और बढ़ जाती है, अर्थात इसकी लंबाई लगभग 10 मीटर के आसपास हो जाती है। तो ये मैंने आपको आज आहार नाल के बारे में छोटी सी जानकारी आपको दे दी। अब हम बात करते हैं आहार नाल के अंदर संरचना कौन कौन सी पाई जाती है। पहले चित्र में देख लीजिए, ये देखिए आहार नाल कहाँ पे पाई जाती है, मुख से। हमने यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि मुख से लेकर गुदा तक फैली हुई रहती है। तो जो आहार नाल होती है इसकी शुरुआत यहाँ से मुख से होती है, फिर मुख से होते हुए ये ग्रसनी, ग्रसनी से गसिका, गसिका से बाद में आमाशय, आमाशय से बाद में छोटी आंत और छोटी आंत से बाद में होते हुए बड़ी आंत होते हुए पेनस या गुदा की ओर लास्ट में ये समाप्त होती है। तो मुख से लेकर गुदा तक आहार नाल फैली हुई रहती है। तो सबसे पहले बात करते हैं मुख, जहां पर आहार नाल शुरुआत होती है। तो इसका जो भाग शुरुआत होता है वह होता है मुख एवं मुख गुहा, माउथ एंड बकल कैविटी। तो मुख के बारे में हम बात करते हैं। जो मुख होता है वो हमारे स्टार्टिंग में जो चेहरा का जो भाग होता है वहां पे होता है और जो इसके बाहर की ओर 2 ओष्ठ पाए जाते हैं, एक होता है ऊपरी ओष्ठ, एक होता है निचला ओष्ठ। आगे बात समझ में, ऊपरी ओष्ठ और निचला ओष्ठ, ये दोनों ओष्ठ किसी अनावश्यक पदार्थ को शरीर के भीतर प्रवेश करने से रोकते हैं। तो मुख का कार्य क्या हो गया, अनावश्यक पदार्थों को शरीर में प्रवेश करने से रोकना। इसके अलावा जो भोज्य पदार्थ हम ग्रहण करना चाहते हैं या जो पीने योग्य पानी या जो अन्य पदार्थ है जो हम पीना चाहते हैं उसको प्रवेश करने के कार्य कौन करवाता है, मुख करवाता है। मुख के बाद में आपके आता है मुख गुहा, जो मुख जिसके होठ के अंदर की ओर जो भीतर एक खोखली संरचना पाई जाती है जिसे हम बकल कैविटी या मुख गुहा कहते हैं। इस मुख गुहा के अंदर 2 विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है, एक पाई जाती है जीभ और एक पाई जाती है दांत। अर्थात मुख गुहा के अंदर जीभ और दांत पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लाल जो ग्रंथि होती है वह अपने क्या करती है, अपने स्त्राव को, ये अपने स्त्राव को यहाँ छोड़ती है। तो मुख गुहा के अंदर जीभ एवं दांत पाया जाता है। अब मुख गुहा का एक कार्य और यहाँ पे है, मुख गुहा के जो अंदर की ऊपर का जो भाग होता है वह भाग कहलाता है तालु। क्या कहलाता है, तालु। तालु के 2 भाग होते हैं, एक होता है अग्र भाग, एक होता है पश्च भाग। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आपने जब कभी अपने मुंह के अंदर अंगुली रखते हैं तो ये जो आगे वाला जो भाग होता है, ये वाला, इस भाग, ये भाग जो होता है वो क्या होता है, कठोर होता है और जस्ट पीछे की ओर जो भाग होता है वह होता है कोमल। तो तालु 2 प्रकार के होते हैं, कठोर तालु और कोमल तालु। जो अग्र भाग होता है वह तो होता है कठोर और
और जो पश्च भाग होता है वह होता है कोमल। तो अग्र भाग जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कठोर तालु। और जो पीछे का जो भाग होता है उसे हम कोमल तालु कहते हैं। एक बार का आप इन पॉइंट्स को उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम मुख गुहा के अंदर जो पहली संरचना पाई जाती है जीभ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए जीभ के बारे में चर्चा करते हैं। जीभ क्या होती है? जीभ मुख में स्वतंत्र पेशीय या मांसल संरचना होती है। आगे बात समझ में, जो जीभ होती है मुख्य भाग में पाई जाती है, जो कि स्वतंत्र रूप से होती है, जो इधर उधर गति कर सकती है, पेशी होती है या मांस संरचना होती है। अब यह मुख गुहा के जिस भाग से जुड़ी हुई रहती है उस भाग को हम बोलते हैं फ्रेनुलम लिंगुअल। अर्थात हमारी जो जीभ होती है वह मुख गुहा के जिस भाग से जुड़ी होती है उस भाग को हम क्या बोलते हैं? फ्रेनुलम लिंगुअल। अब देखिए जीभ का मुख्य जो कार्य होता है वह है स्वाद का ज्ञान करना। अर्थात स्वाद का ज्ञान कौन करवाती है? जीभ हमें स्वाद का ज्ञान करवाती है। तो देखिए जो हम भोज्य पदार्थों को जो हम ग्रहण करते हैं, अर्थात जिन भोजन पदार्थों को हमने खाया है उसका स्वाद का ज्ञान कौन करवाएगा? ये। तो जीभ के अंदर जो मुख के अंदर जो लार पाई जाती है उस लार के साथ भोजन के कणों को घोलने का काम, घुलने के बाद वो क्या होता है? भोजन कणों को जो स्वाद का ज्ञान होता है वो कौन करवाता है? जीभ हमें भोजन के स्वाद का ज्ञान करवाती है, क्योंकि यहाँ पर स्वाद कलिकाएं या पेपिली पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पेपिली, जिसे हम अंकुरक कहते हैं, जो हमें भोजन के स्वाद का ज्ञान करवाती है। भोजन कड़वा है, मीठा है, नमकीन है या खट्टा है, उसका स्वाद का ज्ञान हमें कौन करवाती है? ये स्वाद कलिकाएं या पेपिली करवाती है। अब देखिए जो पेपिली होती है, ये जो अंकुरक होते हैं वह ये जो पेपिली होती है यह 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 सूत्र रूपी, दूसरी कवक रूपी और तीसरा होता है परिव्रत अंकुरक या इसको क्या बोल सकते हैं? पेपिली। अब देखिए सूत्र रूपी, देखो नाम से देखिए एस से स्टार्ट है, एस से, तो इसका एक सिद्धांत है S3 का। इसको याद करने के लिए फॉर्मूला है। पहला इसमें S4, इसमें देखिए स्वाद कलिकाएं क्या होती है? अनुपस्थित होती है। आगे बात समझ। S3 का फॉर्मूला दिया, एक S, दूसरा S ये सफेद रंग की होती है। किस रंग की होती है? सफेद रंग की होती है। और तीसरी ये जो होती है यह है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। बाकी बात है जो शुद्ध रूपी अंकुरक या पेपिली होती है, ये स्वाद, इसमें स्वाद कलिकाएं अनुपस्थित होती है, ये सफेद रंग की होती है और ये सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। जो दूसरी होती है ये क्या करती है? जीभ को गुलाबी रंग प्रदान करती है। आगे बात समझ गए। और जो अंतिम है परिवर्त अंकुरक, ये आकार में सर्वाधिक बड़ी होती है, सर्वाधिक बड़ी। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं जो आकार में बड़ी होगी फिर उसकी संख्या क्या होगी? कम होगी। तो यह है सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली पेपिली होती है। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप उतार सकते हैं। तो आप इसको
जो कि अभी आपको बताया था कि जीभ का कार्य होता है स्वाद का ज्ञान करवाना। तो हम उन क्षेत्रों को एक पर चर्चा कर लेते हैं जहां पर हमें स्वाद का ज्ञान होता है। तो इमेजिन करिए ये हमारी जीभ है, ये मनुष्य की जीभ है। तो ये जो स्टार्टिंग में जो एरिया होता है जहां पे मैंने प्लस का निशान लगाया है, आगे बात समझ में, ये जो क्षेत्र होता है यह मीठेपन का ज्ञान करवाता है। किसका करवाता है? मीठेपन के स्वाद का ज्ञान करवाता है। अब इसके ऊपर जो मैंने यह इस प्रकार की संरचना जो बनाई है, ये जो संरचना दिखाई दे रही है यह खट्टे पर यह नमकीन क्षेत्र होता है, अर्थात भोजन के नमकीनपन का स्वाद का ज्ञान करवाती है, ज्ञान करवाती है। इसी प्रकार यहां पर जो मैंने क्रॉस का निशान लगाया है, ठीक है, जहां पर मैंने क्रॉस का निशान लगाया यह हमें खट्टेपन का ज्ञान करवाती है। इसी प्रकार जो अंत में मैं ये विशेष प्रकार का निशान बना रहा हूं, ये जो क्षेत्र होते हैं वह है कड़वेपन का ज्ञान करवाती है। किसका करवाती है? कड़वेपन का। तो वापस शॉर्टली मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो जीभ होती है वह हमें स्वाद का ज्ञान करवाती है। तो सबसे आगे वाला जो भाग होता है वह मीठेपन का ज्ञान करवाती है। जस्ट उसके जो पीछे का जो भाग होता है वह नमकीन स्वाद ज्ञान करवाती है। और जो पार्श्व किनारे होते हैं, जीभ के जो साइड के जो किनारे होते हैं वह खट्टेपन का ज्ञान करवाते हैं। और जो सबसे पीछे का जो क्षेत्र होता है जहां पर जीभ होती है वो अंतिम भाग से जुड़ी हुई होती है, उसे वो जो क्षेत्र होता है वह कड़वेपन का ज्ञान करवाती है। अब हम बात कर लेते हैं जीभ के कार्य। जीभ के कार्य, पहला कार्य हम आपको बता चुके हैं कि जीभ क्या करती है? जीभ पर स्वाद कणिकाएं पाई जाती है, जिससे ये क्या करता है? भोजन के स्वाद का ज्ञान करवाती है। आगे बात समझ में। दूसरा यह भोजन का मंथन करती है। मंथन का अर्थ है भोजन के जो कण होते हैं उनको इधर उधर निकलने में सहायता करती है, इधर उधर करने में, ताकि जब दांतों की सहायता, जब दांत भोजन को जो दांत होते हैं भोजन को काटते हैं, चीरते फाड़ते हैं, उसके पश्चात भोजन को इधर उधर करने का जो मंथने का काम होता है वह जीभ का कार्य होता है। तीसरा होता है भोजन या बोनस को निगलने में, बोनस को निगलने में। अब आप पूछेंगे कि ये बोनस क्या होता है? मुख्य गुहा में जो भोजन का पाचन होता है, अर्थात जिस भोजन कणों को हमने ग्रहण किया उसको हमने दांतों के द्वारा छोटे छोटे भागों में काटा, चीरा फाड़ा, उसके पश्चात उसके अंदर जब लार मिलाई जाती है तो उस भोजन को हम क्या बोलते हैं? बोलस। तो बोलस को निगलने में। चौथा हो गया बोलने में सहायक। आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अपनी जीभ को पकड़िए और बोलने की कोशिश करिए। इमेजिन कीजिए कि यदि आपकी जीभ नहीं होती तो क्या आप बोल पाते? तो ये आपके बोलने में भी सहायक होती है। उसके अलावा तो जीभ का एक अंतिम कार्य और है, वह होता है दांतों की ब्रश के समान सफाई करने में। अर्थात जो हम भोजन को ग्रहण करते हैं दांतों के द्वारा, उससे जब चबाया जाता है तो कुछ भोजन के कण होते हैं वो हमारे दांतों में फंस जाते हैं। उन कणों को बाहर निकालने का काम कौन करता है? जीभ करता है। तो ये पांचों कार्य मैंने आपको यहाँ पर लिख दिए। और जीभ होती क्या है, उसकी संरचना किस प्रकार से होती है, स्वाद के क्षेत्र कौन से होते हैं, उनके कार्य कौन कौन से होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। अब आप चाहो तो उसको उतार लीजिए। उतार लिया आपने। अब हम आगे जो बात करते हैं वह है दांत के बारे में। तो आहार नाम का जो मुख्य गुहा था उसमें पहला भाग हमारे आ गया है जीभ। जीभ के बाद हम बात करते हैं दांत या टीथ की। देखिए मनुष्य के मुख पर दो जबड़े पाए जाते हैं, अर्थात एक जोड़ी जबड़ा पाया जाता है
ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा। तो दांत के लिए हम छोटी सी बात करते हैं। मनुष्य के शरीर में मुंह पर दो प्रकार के जबड़े पाए जाते हैं, एक होता है ऊपरी जबड़ा और एक होता है निचला जबड़ा। ठीक है, ये जो ऊपरी जबड़ा होता है क्या वो गति करता है? क्या वह क्या होता है? गतिशील होता है। आगे बात समझ में, क्या हमारा ऊपरी जबड़ा गति कर रहा है क्या? नहीं करता। गति कौन करता है? हमारे शरीर के मुख का नीचे वाला जबड़ा। ये क्या करता है? यह गतिशील होता है। अब देखिए, इन जबड़ों के अंदर एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जो कि कठोर होती है, जिसे हम दांत कहते हैं। अब इन दोनों पर समान संख्या में दांत पाए जाते हैं। 16 दांत होते हुए ऊपरी जबड़े में पाए जाते हैं और जो 16 दांत होते हुए निचले जबड़े में पाए जाते हैं। इस प्रकार जबड़े के अंदर ये संरचना पाई जाती है। अब कुछ विशेषताएं हैं वो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। अब देखिए, पहली विशेषताएं हैं गर्ददंती। नाम से स्पष्ट है, गर्द, गर्द मतलब खड्डा। अर्थात मनुष्य के जो दांत होते हैं वह एक जो मुख के भीतर एक संरचना पाई जाती है जिसे हम मसूड़े कहते हैं। मसूड़े के अंदर गहराई से अंदर की ओर धंसे हुए रहते हैं। ऐसे दांतों को हम क्या बोलते हैं? गर्ददंती। अर्थात गर्ददंती वह दांत होते हैं जो मसूड़े के अंदर भीतर की ओर गहराई से धंसे हुए होते हैं। आप लोगों ने कई बार पेप्सोडेंट या कोलगेट के जो एडवर्टाइजमेंट टीवी के अंदर आते हैं उसमें आपने देखा होगा कि जो दांत होते हैं वो व्हाइट प्रकार के आपको दिखाई देते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक विशेष प्रकार की संरचना होती है जो हल्के गुलाबी रंग की होती है। तो जो दांत होते हैं इसके अंदर गहराई से अंदर की ओर जो धंसे हुए होते हैं, इस प्रकार के दांतों को हम क्या बोलते हैं? गर्ददंती। तो गर्ददंती की परिभाषा आपको समझ में आ गई। ये आप 10वीं क्लास के अंदर भी पढ़ के आ चुके हो। दूसरी विशेषता होती है कुछ, वैसे दांतों की अनेक विशेषता है, उसमें से एक है आपके, एक विशेषता है एक बार दंती। वह जीव जिनके शरीर में जो दांत होते हैं पूरे जीवन काल में केवल एक बार आते हैं, ऐसे दांतों को हम क्या बोलते हैं? गर्ददंती। जो मनुष्य के जो ये दांत होते हैं अकल दांत जिसे हम बोलते हैं, विजडम टीथ बोलते हैं, जो हमारे जबड़ों के कॉर्नर पाए जाते हैं 1, 2, 3, 4 अकल दांत बोलते हैं जिसे। वह दांत क्या होते हैं? एक बार दंती। परिभाषा क्या होगी? वह दांत जो जीवन काल में केवल एक बार आते हैं वह क्या कहलाते हैं? एक बार दंती। इसी प्रकार एक विशेषता और हो जाती है जिसे हम बोलते हैं द्विबार दंती। चलिए हम बाद में बात कर लेंगे। एक होता है बहुबार दंती। ऐसे जंतु जिनके जीवन काल में दांत अनेक बार आते हैं, अर्थात टूटते रहते हैं, टूटने के पश्चात वापस दांत आ जाते हैं, ऐसे दांतों को हम, ऐसे जीवों को बहुबार दंती जीव कहते हैं। खरगोश इसका उदाहरण है, इसमें जीवन काल में अनेक बार दांत टूटते और वह दांत वापस आ जाते हैं। अब एक जो मनुष्य की विशेषता, एक तो गर्ददंती हो गई और एक विशेषता होती है द्विबार दंती। कौन सी हो गई? द्विबार दंती। अब हम इसकी चर्चा करते हैं। तो ऐसे जीव जिनके जीवन काल में दांत 2 बार आते हैं, ऐसे जीवों को हम क्या बोलते हैं? द्विबार दंती। अर्थात मनुष्य के अंदर दांत 2 बार आते हैं। पहले जो दांत होते हैं उसको हम बोलते हैं अस्थायी दांत, ठीक है, और दूसरे को हम बोलते हैं स्थायी दांत। नाम से स्पष्ट है, अस्थायी अर्थात ये जो दांत होते हैं कुछ समय के लिए होते हैं। जनरली जब बालक जब 1 वर्ष का या 14 माह का होता है उस समय उसके दांत आना प्रारंभ होते हैं, ठीक है। और जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है 4-5 साल या थोड़ा सा और अधिक होने पर बाद में वो दांत होते हैं वो टूट जाते हैं, वापस वो दांत नहीं आते। और इस प्रकार के दांतों को हम क्या बोलते हैं? दूध के दांत। आगे बात समझ में? द्विबार दंती ऐसे जीव जिनके जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं, ऐसे जीवों को हम द्विबार दंती कहते हैं। पहला जो प्रकार होता है वह अस्थायी दांत, दूसरा होता है वह स्थायी दांत होते हैं। अस्थायी दांत को हम दूध के दांत कहते हैं और इनकी संख्या जो होती है वह 20 होती है। इन 20 दांतों का हिसाब तो मैं आपको आगे जब दंत सूत्र पढ़ाएंगे तब दे दूंगा। इसी प्रकार जो स्थायी दांत होते हैं इनकी संख्या टोटल होती है 32 दांत, ठीक है। इसी प्रकार एक दांतों की विशेषता और होती है विषम दंती। क्या होती है? विषम दंती। जब मनुष्य के शरीर के ऐसे जीव जिनके अंदर दांत अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं तो ऐसी व्यवस्था को हम विषम दंती कहते हैं। मनुष्य के अंदर कुल 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। उन दांतों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो
आइए सबसे पहले बात करते हैं दांतों के बारे में। तो देखिए छोटा सा टॉपिक और है, वो भी आपको करवा देते हैं। दांत विषम दंती। मनुष्य में कुल कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? 4 दांत पाए जाते हैं। उनको हम बोलते हैं। जो पहला दांत है वह है आपके इंसिजर, ठीक है। पहला दांत हो गया आपके इंसिजर, दूसरा आपका हो गया केनाइन, तीसरा हो गया आपके प्रीमोलर, और चौथा आपका जो दांत हो गया वह हो गया मोलर दांत। आगे बात समझ में। इन दांतों को हिंदी में अपन कृतनक बोलते हैं। इन दांतों को हम रदनक बोलते हैं। इन दांतों को हम अग्रचवर्णक बोलते हैं, और ऐसे दांतों को हम क्या बोलते हैं? चवर्णक। तो मनुष्य के अंदर 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। 4 प्रकार के दांतों का हमने नाम लिख दिया। इनको हम ये बोलते हैं। ये 4 प्रकार के दांत हो गए। अब हम बात करते हैं कि इनकी संख्या कुल कितनी पाई जाती है, अर्थात कुल संख्या कितनी है। कुल संख्या इनकी 8, इनकी 4, इनकी 8 और इनकी 12। अर्थात मनुष्य में 2 जोड़ी जबड़े पाए जाते हैं ना, मनुष्य में 2 जोड़ी जबड़े पाए जाते हैं। तो दोनों जबड़ों को मिलाकर इनकी संख्या होती है, जो इंसिजर दांत होते हैं उनकी संख्या 8 होती है, केनाइन की 4 होती है, प्रीमोलर की 8 होती है और मोलर की 12 होती है। किस प्रकार से होती है ये भी आपको भी बता देंगे। अब हम एक जबड़े की बात करते हैं। एक जबड़े की बात करते हैं, अर्थात या तो हम ऊपरी जबड़े की बात कर लेते हैं या नीचे वाले जबड़े की बात कर लेते हैं। तो इनकी संख्या हो जाएगी 4, इनकी संख्या हो जाएगी 2, इनकी संख्या हो जाएगी 4 और इनकी संख्या हो जाएगी 6। देखिए 12, 8, 20, 20, 4, 24, 24, 8, 32। अर्थात मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। इसी प्रकार 6, 4, 10, 10, 10, 2, 12, 12, 4, 16। अर्थात एक जबड़े में इनकी संख्या कितनी होती है? 16 होती है। अब देखिए आपके सामने मैं जो दांत की संरचना उसका चित्र बना देता हूँ। ये मान लीजिए ये हमारा मुख है। तो यहाँ पे बात करते हैं, ये जो शुरुआत के जो 4 दांत होते हैं, ये हमें जो दांत दिखाई दे रहे हैं, ये जो 4 दांत दिखाई दे रहे हैं वह कौन से हैं? इंसिजर। मैं एक जबड़े की बात कर रहा हूँ। 4 कौन से हो गए? आई। इंसिजर कर लिया मैंने आई, ये आई, सी, ये पीएम और ये एम। इनकी संख्या हो गई 4। इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद हम केनाइन की बात करते हैं, ठीक है। इनकी संख्या कितनी हो गई? ये 1, 2 और एक ये 2। इनको हम क्या बोल सकते हैं? इनको हम केनाइन बोल सकते हैं। इनकी संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। आगे बात समझ में। 2 ऊपर और 2 नीचे, टोटल संख्या कितनी हो गई? 4। आगे बात समझ में। ये आप अपने इस डायग्राम को एक बार जो क्या बोलते हैं कांच के सामने जाके देखना, दांतों की संरचना को आपको ये समझ में आ जाएगा। सामने के जो 4 दांत दिखाई देते हैं वह दांत कौन से? इंसिजर। उसके पास में जो तीखे दांत होते हैं जिनको हम केनाइन कहते हैं, 1, 2, 3, 4। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। इसके बाद हम बात करते हैं प्रीमोलर की। तो एक इधर वाले जबड़े में 2, इधर वाले में 2, इधर वाले में 2, इधर वाले में 2। तो 2 तो 4, 4 और 4, 8। इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? ये 1, 2। इसी प्रकार देखिए 1, 2, ठीक है। 2 दांत इधर है और 2 दांत इधर है। ऐसे दांतों को हम क्या बोलते हैं? पीएम। और इसी प्रकार जो अंत में जो मोलर दांत होते हैं इनकी संख्या 3 इस तरफ होती है, 3 इस तरफ 6, 3 इस तरफ 9 और 3 इस तरफ 12। अर्थात कुल दांतों की संख्या यहाँ पे कितनी हो जाती है? 1, 2, 3। 1, 2, 3। ये जो दांत होते हैं वो है अकल दांत होते हैं। तो 3 दांतों की संख्या ये रही और 3 इनकी संख्या ये रही। आगे बात समझ में। तो इन दांतों को हम बोलते हैं मोलर।
तो अब इस दांत को, इस संरचना को यदि मैं इसको हाफ कर दूं, 1/4 कर दूं, तो इनकी संख्या कितनी हो गई है? यहाँ से देखने पर अब इनकी संख्या कितनी हो गई? इसका यदि मैं 1/2 कर दूं, इसका और आधा कर दूं, ठीक है, तो इनकी संख्या 1 और 2, संख्या कितनी हो गई? 2। कैनाइन की कितनी बची? 1। इसकी संख्या मैंने क्या लिख दी? 1। अब यदि मैं प्रीमोलर की बात करूं 1 और 2, तो 2 हो गई। और यदि मोलर की बात करूं 1, 2 और 3। आगे बात समझ में? तो दांतों का मैंने पूरा चित्र बनाया था, मैंने उसका हाफ कर दिया, अर्थात ये जो दांत को 4 थे इसका मैंने जब 2 हिस्से कर दिए, तो इसको देखने पर इंसिजर के कितने दांत दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर? ये 2 हो गए। इसी प्रकार कैनाइन कितने दिखाई दे रहा है? ये 1 दांत हो गया। आगे बात समझ में? इसी प्रकार प्रीमोलर की बात करें तो 1 और 2 हो गए, और यदि मोलर की बात करें तो 1, 2 और 3। इस प्रकार हमारे सामने एक सूत्र आ चुका है जिसे हम बोलते हैं दंत सूत्र। इस फॉर्मूले को हम 21-23 बोलते हैं। ये भी मैं आपको समझा देता हूँ, आप एक बार इसको यहाँ तक उतार लीजिए। अब देखिए इस दंत सूत्र को एक बार मैं आपको समझा देता हूं। आपको एक वयस्क मनुष्य के बारे में हम बात करते हैं। पहले एक वयस्क मनुष्य के जो एक वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र ज्ञात करना मैं आपको दिखाता हूं। अभी मैंने इसका फॉर्मूला बताया था आपको 21-23। तो मुझे सबसे पहले ये बताइए कि दांत 4 प्रकार के कौन कौन से थे? इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। आगे बात समझ में? कृतनक, रत्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। तो अपन इन सबको ये 1, 2, 3, 4 के फॉर्मूले लेते हैं। तो यहाँ पे कितने लिख देंगे? 2/2। इसी प्रकार इसके लिए 1/1। इसीलिए इसके लिए इसी प्रकार क्या होगा? 2/2 अंत में क्या है? 3/3। आगे बात समझ में? अब इसको इस प्रकार से करके इसको अपन 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अब इनके संख्या काउंट कीजिए। 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। आगे बात समझ में? अर्थात दांतों की संख्या कुल कितनी हुई? 16। हमने इसको कितने से मल्टीप्लाई किया? 2 से किया। 16 × 2 = 32। आगे बात समझ में? वापस समझा देता हूँ। इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर 21-23 फॉर्मूला बनाया। तो सबसे पहले हमने इसके लिए I, इसके लिए C, इसके लिए PM और इसके लिए M। तो 2/2, 1/1, 2/2 और 3/3 सब पे काउंटिंग करिए और कितने हो गए? 32। अर्थात वयस्क मनुष्य के अंदर कुल कितने दांत पाए जाते हैं? 32 दांत पाए जाते हैं। इसी प्रकार जो एक 17 वर्ष का मनुष्य है, 17 वर्ष के से कम आयु के जो बालक होते हैं उनका दंत सूत्र 21/22 होता है। फॉर्मूला वही हो गया, आपको समझिए I, C, PM और M। I का मान कितना होगा यहाँ पे? 2/2। कैनाइन का मान कितना होगा? 1/1। प्रीमोलर का कितना होगा? 2/2 और मोलर का कितना होगा? 2/2। हमने यहाँ पे 2 क्यों लिखा? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो वयस्क मनुष्य होने के पश्चात ही उनकी अकल डाट आती है पीछे वाली, जो संख्या में 4 होती है, 1, 2, 3, 4। तो अभी जो 17 वर्ष के बालक होता है उनके अमूमन अकल डाट नहीं आती, इसलिए हमने यहाँ पे 23 की जगह क्या कर दिया? 22। और इसको आप कर दीजिए × 2 कर दीजिए। अब वापस लीजिए 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये अपने लिख दिया 14। कितने से गुणा करना? 2 से करना। 14, 28। आगे बात समझ में? जो 17 वर्ष तक के जो बालक होते हैं उनके दांतों की संख्या कितनी होती है? 28। इसी प्रकार हम बात कर लेते हैं जो एक शिशु होता है, शिशु के दांत की गणना करते हैं, मतलब दूध के दांत वालों की, ठीक है? उसका फॉर्मूला होता है 21/2102। इसका फॉर्मूला देख लीजिए I, C, PM और M। तो फॉर्मूला हो गया 2/2, 1/1, 0/0, 2/2।
2। तो यहाँ पर एक दांत की संख्या अनुपस्थित हो गई क्योंकि छोटे बच्चों के भी ये नहीं पाई जाती। इसी प्रकार जब मैंने आपको कहा था कि छोटे बालकों में कुल 20 दांत पाए जाते हैं, उनके अंदर ये जो प्रीमोलर जो हमने संख्या 8 बताई थी उस समय, ये 8 दांत ये अनुपस्थित होते हैं और इसके जो 4 दांत होते हैं कॉर्नर के अंदर अकल दांत 8 4 12 32 माइनस 12 बराबर 20 दांत, अर्थात छोटे बच्चों के अंदर 20 दांत पाए जाते हैं। उनकी संख्या काउंट कीजिए 2 2 4 5 6 7 8 9 10 और इससे क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 10 इंटू 2 बराबर 20 दांत। इसी प्रकार एक वेस्ट 19 में दांतों की संख्या होगी 32, एक 17 वर्ष तक के बालक की दांतों की संख्या होगी 28 और एक जो दूध मुहा जो बच्चा होता है जिसके अस्थायी दांत पाए जाते हैं उनके दांतों की संख्या हो गई 20। तो आशा करता हूं कि आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। धन्यवाद।